Hello, my future doctors. This side your Biowali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. अपने बायोलॉजी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायो का सबसे ज़्यादा खतरनाक चैप्टर विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लोगों को, बच्चों को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, बट ट्रस्ट मी, अब तुम एक बार इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। इस चैप्टर को बच्चों हम 2 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। आज जो भी मैं तुम्हें क्वेश्चंस जो भी तुम्हें नॉलेज दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरे चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी जहाँ पर हम उनको अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। इन द मीन वाइल तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन अप करना, एंड मेरी गारंटी है इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। जैसे तुम बचपन में डेफिनेशन रट के बस आ गए होंगे 12th में कि जीन क्या होता है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, इन सब की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, बट उसका जो एक्चुअल सेंस है आज तुम्हें इस चैप्टर में समझ में आएगा। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट मेंडल। मेंडल ने अपने ज़िंदगी के 7 साल इस चैप्टर के लिए डेडिकेट किए थे। बेसिकली उसने इनहेरिटेंस के लॉस को लाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 7 साल का इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसकी भी सारी जर्नी पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे अबाउट क्रॉसेस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है, सो बेसिकली पार्ट 1 में हम ऐसे ही कुछ चैप्टर्स या टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। तो बस अब तुम लोग नोट्स वगैरह उठा के तैयार हो जाओ। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो मेरा तुम लोगों से ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो किसी भी स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई हो, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज ही ना कर पा रहा हो, तो कौन सी आर्ट उनको सजेस्ट करोगे? आई वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम यू ऑल। मेंशन द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, योर मैम विल चेक इट। तो बताना है तुम्हें, अगर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो तो कौन सा मेथड चूज करेंगे, और अगर फीमेल में ओवम ही ना बन पा रहा हो तो कौन सा मेथड चूज करेंगे, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो चलो अब हम आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विथ सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो बच्चों अब एकदम ध्यान से समझना ताकि ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, बिल्कुल शुरू से शुरू करूँ तो सबसे पहले हमारे पास होता है सेल। इस सेल के अंदर बच्चों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे डिप्लॉयड सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और हैप्लॉयड सेल अगर होगा तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो अगर मैं इस क्रोमोसोम को अंदर से देखूं, सो दिस क्रोमोसोम इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पैक्टेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो एक प्रोटीन के अराउंड रैप्ड रहता है, ठीक है। अब मेरी जो बातें मैं तुमसे बोलने जा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। देखो, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनका यूज़ करके यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना। कितने बड़े बड़े वर्ड्स बना लेते हो। कोई वर्ड छोटा होता है, जैसे एक एन, एट, इज, ये भी वर्ड है 2 लेटर्स का। कुछ कुछ बड़े लेटर्स के भी वर्ड्स होते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से हमारे डीएनए के पास इतने सारे नॉलेज को लिखने के लिए कुछ बेसिक लेटर्स होते हैं, कुछ बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे डीएनए के पास जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिस, और डीएनए के पास ऐसे 4 बेसिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ATGC, जैसे हमारे में A से Z तक होता है, यहाँ पे ATGC केवल होते हैं। यहाँ पर A का मतलब होता है बच्चों एडेनिन, T stands for थाइमीन, G stands for guanine and C stands for साइटोसिन। तो इन 4 लेटर्स का यूज़ करके डीएनए में काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं तुम्हें डीएनए की लेंथ बताऊं तो आवर डीएनए इज बेसिकली 2.2 मीटर इन लेंथ। 2.2 मीटर का हमारा लंबा डीएनए होता है, और इसमें ऐसे लगभग 3.3 × 10⁻⁹ बेसिस प्रेजेंट होते हैं।
कितने लेटर्स होते हैं बच्चों? तो मैं ऐसे समझो जैसे तुमने कॉपी में लिखना स्टार्ट किया और तुमने जितने भी लेटर्स को अगर मैं काउंट करूँ तो उनकी वैल्यू कुछ इतनी होगी, ठीक है। अब हर लेटर के कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ वर्ड्स बनेंगे। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर लिख के दिखाऊं, अमीशा मैम टीचर्स बायोलॉजी। अभी क्या है, मैंने इस पूरे सेंटेंस में बीच बीच में पंक्चुएशन लगाया हुआ है, स्पेस लगाया हुआ है, तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाँ, अब मैंने यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं लगाया, तो क्या अभी भी तुम इसको डिकोड कर पा रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑब्वियसली बातें कर पा रहे होंगे। यहाँ पे इट इज़ अमीशा मैम टीचर्स बायोलॉजी। अब मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बताया है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। हमारा जो डीएनए है, ये पूरा मैंने डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड्स में से मैं एक स्ट्रैंड को लेके पकड़ती हूँ। यहाँ पर मैंने बोला था इसके जो 4 लेटर्स हैं, इस तरीके से इसका सीक्वेंस अरेंज रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें यही वाली चीज़ यहाँ अप्लाई करने को दूँ, तो क्या इन सारे लेटर्स में से तुम बता सकते हो कि कहाँ पंक्चुएशन होना चाहिए ताकि प्रॉपर मीनिंग निकले? नहीं बता सकते, क्योंकि मैं भी नहीं बता सकती। ये बताने का काम बच्चों होता है जेनेटिसिस्ट्स का, जिनको पूरे जेनेटिक्स की पूरी नॉलेज होती है, वही लोग बता सकते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्पेलिंग से एक वर्ड बन रहा है ना। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ की स्पेलिंग से एक और वर्ड बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेलिंग से एक और वर्ड बन रहा है, जो अपना अपना मतलब सेंटेंस में निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बस यहीं पे सारा गेम प्ले है बच्चों। ये जो वर्ड्स बन रहे हैं, जो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन, जो प्रोटीन तुम्हारी बॉडी की कोई ना कोई पार्ट को बना रहा है। दीज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? जीन्स। तो तुम 9th-10th में ऐसे डेफिनेशन रखते थे ना, जीन्स इज द सीक्वेंस ऑन डीएनए, जीन्स इज ये और डीएनए। तो जीन्स क्या है? डीएनए के ही पोर्शंस है जो कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। समझ में आया? अब अगर मैं बात करूँ इस जीन में नंबर ऑफ बेसिस कितने हो सकते हैं, तो अगला ही चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस, वहाँ पर तुम्हें बताया हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट जीन की बात करूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट जीन में बच्चों होते हैं 14 बेस पेयर। मैम एक मिनट, होल्ड ऑन, बेस पेयर और बेसिस में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों देखो सुनो, मैंने तुम्हें बताया ये 4 लेटर्स को हम बेसिस बोलते हैं। अब हमारे डीएनए के तो 2 स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ATGCCA, रैंडमली ऐसे लिखा हुआ है, तो इस स्ट्रैंड पे भी तो कुछ लिखा हुआ होगा ना, ये कोई खाली तो होगा नहीं। तो हमेशा ये याद रखना कि A T के साथ पेयर बनाता है और G C के साथ पेयर बनाता है। इनके पेयरिंग में जो बॉन्ड लगता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो A के सामने क्या आ जाएगा? T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, C के सामने अगेन G और A के सामने T, ठीक है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ ये आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कितने, तो A और T के बीच में तो बच्चों होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लेकिन G और C के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये और ये। बात समझ में आई? A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर A भी एक बेस है, T भी एक बेस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बेस पेयर, यानी कि बेसिस आर इन पेयर। तो एक बेस पेयर में कितने बेसिस हो गए, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हमारे? इनको न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना भी है, तो अभी उतना ही समझो जितना इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बेस पेयर में वी हैव 2 बेसिस या न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट जीन के पास 14 बेस पेयर है, तो इसका मतलब उसके पास 28 न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेसिस प्रेजेंट है। समझ में आया? और हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट जीन है
उसके पास है 2.4 मिलियन बेसेस। तुम समझ रहे हो कितनी लंबी वैल्यू है ये। इस जीन और इस जीन का नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने दे रखा है, दिस जीन इज योर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एंड दिस जीन इज योर डिस्ट्रोफिन जीन। तो ये तो हमें याद नहीं करना, हमें बस ये समझना है कि इनके ही स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम नाम देते हैं जीन, और ये जो जीन होते हैं ये कोड करते हैं ऐसे प्रोटीन्स को जो हमारी बॉडी की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बनाते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज में हमें लिखना है अबाउट जीन। सो व्हाट इज जीन? जीन इज द sequence of DNA that codes for a protein। और बच्चों ये कोडिंग कैसे होती है? इसकी एक स्टेप होती है। सबसे पहले क्या करता है? डीएनए बनाता है आरएनए, फिर आरएनए बनाता है प्रोटीन। कैसे? डीएनए है, डीएनए के तो दोनों ही बेसिस, दोनों ही स्टैंड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन एक से लेनी है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जो, वो अपने आप को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करता है और आरएनए से फिर बन जाता है प्रोटीन। ठीक है, ये वाले जो ट्रांजिशन है डीएनए से आरएनए बनना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को वी कॉल्ड ट्रांसलेशन। समझ में आया? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो जीन हमारे सीक्वेंस है डीएनए का जो कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड दिस प्रोटीन कैन कोड योर आई कलर, दिस प्रोटीन कैन कोड योर हाइट, दिस प्रोटीन कैन कोड योर स्किन पिगमेंटेशन। तो ऐसे ऐसे हमारे एक डीएनए के पास, एक सेल के पास 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करते हैं जीन्स के बाद अलील्स की। सेकंड इज अलील्स। अलील्स को हम अलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। मैम ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, जैसे मान लो हम एक वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टर, और एक वर्ड हम यूज करते हैं ट्रेट। कैरेक्टर मतलब कोई भी विशेषता हमारी बॉडी की, जैसे मान लो हमारी हाइट एक कैरेक्टर है, हमारी आंखों का कलर एक कैरेक्टर है, हमारा बॉडी वेट एक कैरेक्टर है। लेकिन जब उस कैरेक्टर का तुम्हें आंसर मिल जाए कि हाइट लंबी है या छोटी है, आंखों का कलर रेड है, ब्लू है, ब्राउन है, ग्रे है, या फिर मोटा है या पतला है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेट। समझ में आया? तो जब मैं कैरेक्टर बोल रही हूँ, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे प्लांट्स हाइट। प्लांट हाइट इज ए कैरेक्टर, लेकिन इसके जो आउटकम्स हैं, प्लांट की हाइट कैसी है, टॉल है या ड्वार्फ है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेट। ये वही डेफिनेशन जो तुमने अपनी 10th क्लास के हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ी होगी। वही अगर मैं जीन्स और अलील्स की बात बताऊं, तो जीन्स क्या होता है बेटा? कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं जीन्स, और ट्रेट्स के लिए हम यूज करते हैं अलील्स। जैसे जीन फॉर आई कलर, ठीक है, लेकिन अलील्स फॉर रेड आई, ब्राउन आई एंड सो ऑन। यानी कि डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो एक जीन है। ठीक है, अब ये जीन किसके लिए है? प्लांट की हाइट के लिए, हमारी आंखों के कलर के लिए। लेकिन अब इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई होंगी, जिस वजह से हमारे अलग अलग ट्रेट्स आ रहे हैं, अलग अलग आंखों का कलर आ रहा है। तो ये जो अलग अलग छोटे छोटे मॉडिफिकेशन से ट्रेट्स आ रहे हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अलील्स। अलील्स की आत्मा जीन ही है, लेकिन अब नामकरण उसका कर दिया है अलील। क्यों? क्योंकि वो जीन में ही थोड़ी मॉडिफिकेशन से बने हैं, तो उसको हम अलग अलग नाम नहीं दे सकते, जीन के बेसिस पे नहीं दे सकते, तो इसलिए हमने नाम दिया उनको अलील। समझ में आ गया? सो अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है बच्चों
फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो ट्रेट तुम देख पा रहे हो दैट इज फिनोटाइप। जैसे प्लांट की हाइट बड़ी है, प्लांट की हाइट छोटी है, आंखों का कलर ये है, बॉडी का वेट ये है, जो भी स्किन पिगमेंटेशन ऐसी है, तो जो तुम्हें दिख रहा हो अपनी आंखों से दैट इज फिनोटाइप। बट जीन्स के लेवल पे वो जिस कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से आया है दैट इज इट्स जीनोटाइप। मतलब फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीनोटाइप। एंड जीनोटाइप मीन्स genetic constitution responsible for a phenotype। ठीक है, क्या है ये? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिनोटाइप। जैसे अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमारी बॉडी का एक डिप्लॉइड सेल है, दिस इज 2n सेल। ठीक है, अब मैं इसमें क्रोमोसोम का पेयर पकड़ लेती हूँ और वो क्रोमोसोम का पेयर मैं एक क्रोमोसोम हमें मिल रहा है किससे? मम्मी की साइड से। ठीक है, और एक क्रोमोसोम हमें मिल रहा है किससे? फादर की साइड से। मान लो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे प्रेजेंट है हमारे जीन्स किसके लिए? आंखों के कलर के लिए, आई कलर के लिए। मैं आई कलर का एग्जांपल थोड़ा सा फिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें उसी से समझ में आ जाए। तो मान लो पापा की जो आईज हैं ये फादर है, ये फादर है, और फादर की जो आईज है वो है ब्राउन, और ये मदर है, मदर की जो आईज है वो है ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर उनके आई कलर के जीन्स प्रेजेंट हैं। पूरे क्रोमोसोम में जीन्स जिस जगह पर लोकेटेड होते हैं दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज जीन लोकस। ये क्रोमोसोम में भी तो अंदर डीएनए होगा ना, तो ये डीएनए डेवलप करके जिस पोजीशन पे हमारा आंखों के कलर का जीन आएगा दैट इज कॉल्ड एज जीन लोकस फॉर आई कलर। ठीक है, सो दिस इज जीन लोकस। व्हाट इज जीन लोकस? पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, यानी कि जीन्स का घर। ठीक है, अब पापा चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे की जो आंखें वो मेरे पे जाएं, ब्राउन कलर की हो, और मम्मी चाहती है कि मेरे बच्चे की आंखें ब्लैक कलर की हो। ठीक है, अब ये ब्राउन कलर है या फिर ब्लैक कलर है, इसके लिए एक अलील रिस्पॉन्सिबल होगा। अलील्स को जब भी हमें लिखना होता है तो अलील्स को हम लेटर्स से लिखते हैं। जैसे मान लो ब्राउन आई कलर और ब्लैक आई कलर। मैंने मान लिया कि ब्राउन आई कलर बहुत डोमिनेटिंग है, उसका बहुत दबदबा है पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन पे, तो इसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल बी। और मान लो ब्लैक आई कलर रिसेसिव है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता ये पॉपुलेशन में। हम डोमिनेंट रिसेसिव तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा ना, जो एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस ना हो वो रिसेसिव। तो मान लिया मैंने ब्राउन, मैंने माना है कि डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल बी से लिखेंगे और ब्लैक लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो अब हो क्या सकता है कि मान लो पापा के पास ब्राउन कलर है, ठीक है, तो इसके पास कैपिटल बी होगा, है ना। अब मम्मी वाले जीन जो हो रहा है, अलील जो हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम जो है वो बोलना चाह रहा है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए मम्मी के पास क्या होगा? स्मॉल बी होगा। ठीक है, समझ में आया? अब जब इस गैमीट, इस पूरे सेल का, ये हमारा जो पूरा सेल है ये मेल पेरेंट का है, मेल पेरेंट, ठीक है, ये मेल पेरेंट के ब्राउन और ब्लैक जो है वो उसके मम्मी पापा से मिले हैं। ये मेल पेरेंट है, ये जो इसके क्रोमोसोम्स है वो उसका अपने मम्मी पापा से मिले होंगे। अब जब ये मेल पेरेंट गैमीट्स बनाएगा तो इसके आधे स्पर्म्स के पास क्या जाएगा बच्चों? कैपिटल बी, है ना, और आधे स्पर्म्स के पास बच्चों जाएगा स्मॉल बी। अब इसका खुद का आगे का बच्चा क्या होने वाला है वो डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या बोल रही हूँ, ये हमारा एक पेरेंटल सेल है जो कि है मेल पेरेंट का। इस मेल पेरेंट के पास अपने क्रोमोसोम्स का पेयर होगा। क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम पापा से मिलता है, एक क्रोमोसोम मम्मी से मिलता है। मान लो इसके पापा वाले क्रोमोसोम में ब्राउन आई की इन्फॉर्मेशन है, मम्मी वाले क्रोमोसोम में ब्लैक आई की इन्फॉर्मेशन है। अब इस मेल पेरेंट का आगे वाला बच्चा क्या होगा, डिपेंड करता है कि स्पर्म किस टाइप के ओवम के साथ फ्यूज हो रहा है। समझ में आया? तो हमने मान लिया, अज्यूम करा कि
एक स्पर्म है कैपिटल बी वाला और एक स्पर्म है स्मॉल बी वाला। वही अगर मैं ओवम की बात कर रही हूँ तो हमारे पास ओवम के साथ भी मान लो सेम सिचुएशन थी, है ना, इसी के पेरेंट्स की जैसे जैसे मेल पेरेंट की सिचुएशन थी ऐसे मान लिया हमने ओवम की सिचुएशन थी। तो ओवम भी एक कैपिटल बी वाला हो गया, एक स्मॉल बी वाला हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकते हैं। हो सकता है कैपिटल बी वाला कैपिटल बी के साथ फ्यूज कर जाए ऐसे, है ना। तो यहाँ पर सेल के अंदर तुम्हें क्या दिखाई देगा, 2 क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, दोनों में जीन लोकस पे कैपिटल बी और कैपिटल बी प्रेजेंट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये कैपिटल बी वाला स्मॉल बी से फ्यूज हो जाए, तो यहाँ पर ये बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे जो बच्चा बनेगा उसके क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम पे कैपिटल बी होगा, एक क्रोमोसोम पे स्मॉल बी होगा। ठीक है, तीसरा केस क्या बन सकता है कि इसका ये जो दूसरा वाला स्पर्म है ये कैपिटल बी से फ्यूज हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे भी बच्चे के पास सेम केस है, ये 2 क्रोमोसोम, एक के पास कैपिटल बी एक के पास स्मॉल बी। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है स्मॉल बी वाला स्मॉल बी से मिल जाए, यानी कि अब बच्चे के पास क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कैपिटल बी इज ब्राउन एंड स्मॉल बी इज ब्लैक। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि बच्चे के पास कैपिटल बी है। यहाँ से इस स्लाइड से मैं तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले ये अब हमारे पास 2 अलील्स आ गए। दोनों अलील्स में से बच्चों, दोनों अलील्स में क्या होता है, कंपटीशन होता है। दोनों में से कोई एक ही है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे मान लो मम्मी कहना चाह रही है ब्लैक आइज बनाओ, पापा कहना चाह रहे हैं ब्राउन आइज बनाओ, तो क्या होता है, दोनों में से कोई एक ही जीतता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल वाला हमेशा जीतेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ब्राउन आइज, कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्राउन आइज, एंड स्मॉल बी इज गोइंग टू बी योर ब्लैक आइज। समझ में आया। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कैपिटल बी और स्मॉल बी के फ्यूजन से कुछ नया ही बन जाए। तो बच्चों बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल की अगर हम बात माने तो मेंडल तो यही बोलता है कि दोनों में से कोई एक जीतेगा, लेकिन आगे जाके तुम जब मेंडल के एक्सेप्शंस पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ नया भी बन सकता है। ठीक है, तो अभी हम सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो मेंडल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम यही मान के चलेंगे कि हमेशा कॉम्पिटिशन एक्सिस्ट करेगा। 2 अलील्स में से कोई एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब तक मैं बोल ना दूँ कि अब हम मेंडल से हट चुके हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है कलर ब्राउन 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 और ब्लैक, ये क्या है बच्चों, हमारे फिनोटाइप। ठीक है, और ये फिनोटाइप के लिए ये वाले जीन्स या ये वाले अलील्स का कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल था। सो दिस इज योर जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिनोटाइप। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं वो है क्या, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। सारे ही जीनोटाइप में देखना, जहां पर भी तुम्हारे दोनों अलील्स सेम टाइप के हुए वो हो जाते हैं होमोजाइगस, और जहां पर दोनों अलग टाइप के हुए दैट बिकम्स हेट्रोजाइगस। जैसे इस वाली सिचुएशन में कैपिटल बी है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल बी। तो जब सेम टाइप के हमारे पास जीन्स में सेम जीनोटाइप में सेम टाइप्स के अलील होंगे तो उस कंडीशन को तो हम बोल देंगे होमोजाइगस। और जब भी दोनों अलील्स डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे कि इस कंडीशन में दिख रहा है, तो इसे हम नाम देंगे हेटेरोजाइगस। बताओ, समझ में आया। फिनोटाइप क्या है, जो तुम्हें विजिबल हो रहा है, आंखों का कलर। जीनोटाइप क्या है, उन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि जीनोटाइप। अगर दोनों अलील सेम टाइप के हैं तो होमोजाइगस बोलना है, डिफरेंट टाइप के हैं तो हेट्रोजाइगस बोलना है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज प्योर ब्रीडिंग लाइंस या फिर ट्रू ब्रीडिंग लाइंस।
यहाँ से नीच में भी क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन ये पूछा था कि प्योर ब्रीडिंग लाइन्स का जीनोटाइप कैसा होता है, ऑलवेज होमोजाइगस, ऑलवेज हेट्रोजाइगस, नियरली होमोजाइगस या दोनों तरीके का। तो बच्चों देखो, प्योर ब्रीडिंग लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन करती रहती हैं, ठीक है। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है, उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो स्टेबल हो जाता है और वो नियरली होमोजाइगस कंडीशन में आ जाती है। प्योर ब्रीडिंग लाइन्स, जैसे तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लीस्टोगैमी पढ़ी थी ना, जहाँ पर क्लीस्टोगैमी से शॉर्ट सीड सेट होता था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता था, सेम वही केस है इसकी, प्योर ब्रीडिंग लाइन्स की। सो प्योर ब्रीडिंग लाइन्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से बनेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज जीनोटाइप इज नियरली होमोजाइगस, नियरली होमोजाइगस इनका जीनोटाइप होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज शोज स्टेबल इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी कि हम जो ट्रेड चाहते थे वही ट्रेड आगे पास ऑन होगा क्योंकि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। बट द नेगेटिव इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करा के जो प्योर ब्रीडिंग लाइंस बनती हैं आगे जाके इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेरिएशंस। क्लियर हुई ये वाली बातें? ठीक है, तो हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े अभी अभी? सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट डीएनए क्रोमोसोम्स और डीएनए के जो लेटर्स होते हैं, बेसिस बेस पेयर्स, उनके बारे में। उसके बाद फिर हमने जीन्स के डेफिनेशन पढ़ी, जीन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारे जीन्स प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट अलील्स, अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। उसके बाद वी स्टडीड अबाउट फिनोटाइप, जीनोटाइप और जेनेटिक लेवल पे ये सब। जीन लोकस क्या होता है? जीन लोकस इज जीन्स का घर, जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होती है विद इन अ क्रोमोसोम। देन वी स्टडीड अबाउट होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप। उसके बाद प्योर ब्रीडिंग लाइन्स के बारे में देखा। अब कुछ और भी अगर बेसिक कंसेप्ट आएंगे तो हम वहीं के वहीं क्लियर अप कर लेंगे, ठीक है। बेसिक ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए थी। इसके अलावा एक और चीज़ आनी चाहिए थी जो मैं पहले तुमसे पूछूंगी। देयर आर टू टर्म्स, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो मुझे बताओ, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या कोई डिफरेंस है या बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर? जस्ट थिंक, क्या क्या पढ़ा है तुमने अपनी 10th क्लास में, या अगर 12th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा हो तो क्या डिफरेंस तुम्हें लगता है? सोचो। हाँ, मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चों को आंसर पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो देखो, बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस है दोनों ही वर्ड्स में। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कैरेक्टर्स का सिंपली जाना इज हेरिडिटी, बट इनहेरिटेंस डील्स विद हाउ दैट ट्रांसफर इज हैपनिंग। पीछे का प्रोसेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन चीज़ है उस चीज़ के लिए, दैट इज इनहेरिटेंस। इससे तुम्हें याद हो तो मैंडल्स के लॉज को हम हमेशा बोलते थे मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। वी नेवर यूज टू से मैंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि मैंडल ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी साल काम किया है उसका हमेशा मेन मोटिव रहा है टू आइडेंटिफाई हाउ द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। वो अलग बात है कि वो उस प्रोसेस का रियल कॉज नहीं जान पाए थे, बट अगर हमें कोई पूछे डिफरेंस क्या है तो हेरिडिटी सिंपली मीन्स transmission of characters from generations to generations, and inheritance means the process by which transmission of characters
टेक्स प्लेस। समझ में आ गया दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस? सो बेसिकली दिस डील्स विद व्हाट एंड दिस डील्स विद हाउ। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया। जीते जी इनके काम को किसी ने वैल्यू नहीं दी, मर गए। उसके बाद 100 साल बाद पता चला कि उस टाइम पे मेंडल जो बात करे थे वो बिल्कुल सही थी। इसीलिए जॉर्ज मेंडल, जिनका पूरा नाम है रेगर्ड जॉर्ज मेंडल, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। सो मेंडल की बात ये है कि मेंडल बाय प्रोफेशन क्या थे ये? क्या ये शुरुआत से ही साइंटिस्ट थे या ही वॉज अ क्लर्जी मैन और प्रीस्ट? सो मेंडल वॉज अ प्रीस्ट। अब इन्होंने क्या किया, इनके गार्डन में, गार्डन की कहानी तो थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो क्लियर करने परस्पेक्टिव से। सबसे पहली बात, ही स्पेंट 7 years वर्किंग ऑन, किस पे काम किया था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। 7 साल तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, जहां पी प्लांट के साथ इन्होंने अलग अलग हाइब्रिड्स बना के चेक किया था क्या क्या आउटकम्स इनका होता है। ठीक है। अब इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को इन्होंने करा कब था? 1856 से 1863 तक। ठीक है। मेंडल ने अपने काम को करने के लिए किस प्लांट को चूज किया था? ही चोज, 10th क्लास से ये लाइन तो हमें याद ही रहती है, पाइसम सटाइवम, विच इज योर गार्डन पी। ठीक है। तो जॉर्ज मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनके एक्सपेरिमेंट्स को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। और कब से काम किया था? 1856 से लेकर के 1863 तक। क्या बोलते हैं इनको हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझ में आई ये बात? आगे बढ़े तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि मटर ही क्यों इन्होंने चुनी? तो देखो सीधी सी बात है, इनहेरिटेंस की बात चल रही है तो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा। कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिटेड हुए हैं उनको हमें बच्चों में देखना भी पड़ेगा कि किस हद तक एक्सप्रेस हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर मेंडल सोचते कि क्यों ना मैं एक ह्यूमन के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके देखूं, तो तुम्हें पता है ह्यूमन में बच्चे आने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है, और 9 मंथ्स के टाइम की तो भाई इतना रुक पाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उन्होंने मटर का प्लांट इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी छोटी थी। लगभग 2 हफ्तों के अंदर ही अंदर उनको नई नई प्रोजेनीज मिल जाती थी, और प्रोजेनीज का नंबर भी बहुत ज़्यादा था। ह्यूमन्स की बात करें तो एक ही बच्चा या 2 बच्चा या 3 हद से हद बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए वी रिक्वायर लार्ज सैम्पल साइज। तो लार्ज सैम्पल साइज तो उन्हें किसी प्लांट से मिल पाता था, और मटर का जो प्लांट है वो वैसे भी उनके गार्डन में ग्रो कर रहा था। ठीक है। तो क्या क्या रीजंस थे उन्होंने पी प्लांट को ही चुना? सबसे पहले शॉर्ट लाइफ साइकिल, बहुत छोटी लाइफ साइकिल की थी पी प्लांट्स की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। सो इट वॉज easier for him to perform self as well as cross pollination. नेक्स्ट बात क्या थी? लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वहाँ पर विजिबल थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेंडल ने कम से कम 40 कैरेक्टर्स चूज़ किए थे देखने के लिए, बट एट लास्ट ही फाइनली मतलब उसने अप्रोच की केवल 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए। तो मेंडल ने अपनी ज़िंदगी के 7 साल लगाए 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है। इस वाली लाइन पर थोड़ा सा गौर फरमाइए।
फ्लावर्स नेचुरली बाइसेक्सुअल है और उनके लिए ईजियर हो गया था टू परफॉर्म सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन तो समझ में आता है मैम, सेम फ्लावर है तो ऑटोगैमी हो जाएगी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कैसे? तो तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में याद है पढ़ा था इमैस्कुलेशन, है ना? इमैस्कुलेशन में क्या होता है, ये हमारा फ्लावर है जिसमें हमारा स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन, स्टेमन वाले पोर्शन पे ध्यान दो। कहाँ है? इसमें तो ब्लड दिख रहा है, ये स्टेमन वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है तुम्हें स्टेमन। तो अब इन्होंने क्या किया, सिजर्स की हेल्प से जो स्टेमन वाला पोर्शन है इसको रिमूव कर दिया और जो फाइनली हमारा जो फ्लावर है उसको बना दिया यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी पिस्टिलेट फ्लावर बना दिया। तो अब उनकी मर्जी है, वो जिस हिसाब से स्टेमन डालना चाहे, जिसका भी डालना चाहे वो उसको डाल के अलग अलग हाइब्रिड्स परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए मेंडल के लिए ईजी था टू परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन। लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनको हम ट्रेट्स बोलते हैं के पास प्रेजेंट थे, जिसमें से उन्होंने कितने कैरेक्टर्स चूज किए? He chose 7 characters whose genes were located on 4 chromosomes। जो उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, उन 7 कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स थे वो केवल 4 ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। समझ में आया? अब बात आती है कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को। सबसे पहली बात, इस वाली लाइन में हमारे कैरेक्टर्स गिवन है, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर गिवन है वो उसका डोमिनेंट ट्रेट है और ये वाला रिसेसिव ट्रेट है। देखो यहाँ से एनसीईआरटी में भी क्लियर किया हुआ है, जैसे सीड की शेप है, सो सीड शेप इज अ कैरेक्टर, लेकिन सीड शेप में भी वो राउंड है या रिंकल्ड है, वो उसका ट्रेट होगा। आउटकम्स या फिर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज द ट्रेट। तो पहली लाइन में सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, सेकंड लाइन में सारे के सारे रिसेसिव ट्रेट्स हैं। सो सीड शेप के लिए राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट, रिंकल्ड इज द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। सीड के कलर की बात करें तो येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव। फ्लावर के कलर की बात करें, वायलेट इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव। काफी बार तो बच्चों यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे मान लो पॉड कलर के लिए डोमिनेंट रिसेसिव फीचर क्या था, प्लांट के अंदर फ्लावर की पोजीशन के लिए डोमिनेंट रिसेसिव क्या था। तो मैं इस टेबल को भी हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पॉड शेप, पॉड मतलब क्या होता है? पॉड तुम्हें याद हो बच्चों, तो पॉड को हम लेग्यूम भी बोलते हैं और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का फ्रूट होता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉड है ना। तो पॉड क्या है? ये जो तुम पूरा मटर लेके जाते हो घर पे, वो पॉड है। पॉड में भी शेप कैसी? फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पिचकी हुई मटर या फिर फुली ताजा ताजा मटर। तो ऑब्वियसली बात है फुल इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट ट्रेट। पॉड के कलर की बात करें तो ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन तो एक बिल्कुल टिप पे एक्सियल है और एक टर्मिनल है। टर्मिनल वाली टिप पे है, एक्सियल वाली साइड्स में है। उसके बाद स्टेम की हाइट तो टॉल स्टेम और ड्वार्फ स्टेम। तो ये सारे कैरेक्टर्स और इनके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स हमको स्टडी करने, हमको याद करने हैं। और ये सातों के सातों कैरेक्टर्स कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे बताओ? These were present on 4 chromosomes। तो यहाँ पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ जो नीट में पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स वर चूजन बाय मेंडल? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी नन। मतलब इन 7 कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या कितने ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स को चूज किया होगा? ऑप्शन है 2, 7, 14 या फिर नन। बताओ, सोचो क्या आंसर आना चाहिए? 2, 7, 14 या फिर नन। इतना मुझे विश्वास है कि आधे बच्चों का जो आंसर है वो आया होगा 7, बट 7 इज द रॉन्ग आंसर। आंसर इज 14। 14 इज द राइट आंसर। क्यों? अब बच्चों देखो, जैसे मान लो उसने ट्रेट पढ़ा होगा, कैरेक्टर की बात चल रही है, कैरेक्टर के लिए उसने जो ऑर्गेनिज्म लिए होंगे वो तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए होंगे। मान लो उसने स्टेम की हाइट को पढ़ा होगा, तो स्टेम की हाइट के लिए एक पेरेंट टॉल लिया होगा, एक पेरेंट ड्वार्फ लिया होगा। तो ये 2 अलग अलग जो पेरेंट्स वो ले रहा था वही तो उनकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स थे ना, जो उनकी पेरेंटल जनरेशंस थी।
तो ऐसे 7 कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए मैंडल ने 14 पेरेंट्स को चूज किया था विच वर इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। तो मैंडल ने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए 14 तरीके के ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को चूज किया था। आगे समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन ऑफ हिज फेलियर। हुआ क्या था कि मैंडल ने अपना काम किया, 7 साल इन्वेस्ट किए, अपने अच्छे अच्छे कंक्लूजन पे भी आया, लेकिन दुनिया की नज़रों में उसका काम एक फेलियर था। फेलियर क्यों था? उसके रीजंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो उसका सबसे पहला फेलियर का रीजन था लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अभी क्या है, कोई छोटी सी किसी से गड़बड़ी हो जाए या कोई छोटी सी चीज़ बहुत अच्छी हो जाए तो फटाक से वायरल हो जाती है। उस टाइम पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। न्यूज़पेपर, हम 1856 के टाइम की बात कर रहे हैं, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से मैंडल के वर्क को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई। दूसरी चीज़ क्या थी, जैसे तुम लोगों को पता है कि बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा मैथ्स से डरते हैं, तो मैंडल ने बायोलॉजी के काम में मैथ्स का यूज़ किया था, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था। तो उस टाइम के साइंटिस्ट जो थे उनके लिए बात पचा पाना ही मुश्किल था कि तुम बायोलॉजी में मैथ्स का यूज़ करके कोई चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हो। सो जिस चीज़ ने उसको एक्चुअली में सक्सेस दिलाई थी वही चीज़ उसको फेलियर का भी रीज़न बना था। ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन हिज experiments which was not acceptable by scientists of that time। उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए बायो में मैथ्स का यूज़ करना और उससे किसी चीज़ को प्रूव करना वॉज जस्ट अ मिरेकल। ठीक है, तो मैंडल ने तो पूरा अच्छे से काम किया था, जो भी बच्चे आ रहे थे, प्रोजेनी आ रही थी, पूरा मैथ्स का यूज़ करके उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए थे, कैलकुलेशंस की थी, बट वही चीज़ उसका फेलियर का भी रीज़न बन गई। नेक्स्ट, रीजन ऑफ हिज सक्सेस। भले ही मैंडल दुनिया की नज़रों में झूठा था, फेलियर था, लेकिन स्टिल अपने लेवल पर तो वो सक्सेसफुल रहा ना। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको कुछ तो फायदा हुआ। तो पूछा जाता है रीजन ऑफ हिज सक्सेस क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ही कैप्ट प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज फाइंडिंग्स। जो भी उसके आउटकम आए थे उसकी क्रॉस से, उस सारे आउटकम्स का उसने प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यूज्ड स्टैटिस्टिक्स, जो कि फेलियर का भी रीज़न था तो उसकी सक्सेस का भी रीज़न था। तीसरी चीज़ क्या है, लार्ज सैंपल साइज। जब हम कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो वैक्सीन बनाना हो, ड्रग्स बनाना हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका पहले लार्ज लेवल पे एक ट्रायल लिया जाए। तो इसीलिए मैंडल ने अगर ये एक्सपेरिमेंट 4-5 मटर के प्लांट्स के साथ किया होता तो हो सकता है उसको अपना रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन मैंडल ने ये जो काम है वो हज़ारों की तादाद में पी प्लांट्स के साथ किया था, जिस वजह से उसको अपना आउटकम मिला। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न क्या है उसकी सक्सेस का, अपना प्रॉपर रिकॉर्ड रखा था, यूज स्टैटिक्स, लार्ज सैंपल साइज, एंड फोर्थ इज ही स्टडीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो तुम देख रहे हो मैंडल में कितने पेशेंट्स थे। जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा था, एक बार में मैंडल का फोकस एक ही कैरेक्टर पे था। अभी हमारे साथ क्या होता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, सब कुछ कर लो एक साथ, लेकिन मैंडल वॉज फुल ऑफ पेशेंस। उसने हर जनरेशन के ट्रांसमिशन में एक एक कैरेक्टर को अच्छे से एनालाइज किया था। तो एक बार में एक ही कैरेक्टर को चूज किया, जिस वजह से उसको अपने काम में क्या मिल गई, सक्सेस। गुड। नेक्स्ट बात करते हैं मैंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मैंडल के जो लॉज बच्चों, उसमें 3 लॉज मैंडल ने दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ segregation, third law is law of
independent assortment. इसमें से वो लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है नेचर में, दैट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शंस भी हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, बताओ क्या एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का? सबसे पहला तो मैम डोमिनेंस, एंड second exception is co-dominance. मेंडल ने क्या बोला था? हमेशा कंपटीशन होगा. कंपटीशन मान लो जैसे कि कैपिटल बी स्मॉल बी था, तो कैपिटल बी वाला जीत जाएगा, उस हिसाब से फिनोटाइप आ जाएगा. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो तुम और मैं सोच रहे थे कि कैपिटल बी और स्मॉल बी के मिलने से कुछ नया बन जाए, है ना. और को डोमिनेंस बोलता है कि दोनों के दोनों अलील ही अपने आप को एक्सप्रेस कर दें. तो ये वाली चीज़ भी देखी जाती है. इसलिए मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है दैट बिकम्स एन एक्सेप्शन. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है दैट इज a सिर दर्द for many students, that is the linkage. Linkage is the exception of law of independent assortment. समझ में आ गई? तो लॉ ऑफ, इन सारे लॉस को हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बोला मेंडल ने. सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम से पता चल रहा है कोई डोमिनेटिंग चीज़ होगी. तो मेंडल ने ये बोला कि जब कभी भी मान लो ऐसी वाली कंडीशन है और ये है प्लांट की हाइट, ठीक है, तो दो अलील्स में से कोई एक ही होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वही होगा डोमिनेटिंग नेचर का. डोमिनेंट अलील इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. तो यहाँ पर उसने ये बोला कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में से केवल कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और इस वजह से यहाँ पे जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा टॉल. जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो है रिसेसिव, और जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया वो है डोमिनेंट. ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई. लेकिन बात क्या है ना कि मेंडल जो चीज़ जानना चाह रहा था कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वास्तव में वो चीज़ वो पता नहीं कर पाया था. उसने यूज़ किया था टर्म फैक्टर्स फॉर जीन्स. सो ये इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने कभी जीन्स का नाम नहीं लिया. ही यूज्ड द टर्म फैक्टर्स फॉर जीन्स. कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका ट्रांसमिशन होता है जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस तक. ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हुआ, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों सेपरेशन. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब भी हमारे ह्यूमंस में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनका भी सेपरेशन होता है, और उनके अंदर जो अलील्स प्रेजेंट है उनका भी सेपरेशन होता है. थोड़ा सा समझते हैं. जैसे गैमीट फॉर्मेशन के लिए मान लो एक सेल है विच इज़ 2n डिप्लॉयड. तो यहाँ पे क्या है, अभी क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है. एक मदर से मिला होगा, एक फादर से मिला होगा. मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि यहाँ पर इस क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन है कैपिटल टी, और यहाँ इंफॉर्मेशन है मान लो स्मॉल टी. ये डिप्लॉयड है. ठीक है, अब इसे बनाने आगे जाके गैमीट्स. तो गैमीट्स बनाने के लिए हमें करना पड़ता है माइटोसिस. आई एम चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है मियोसिस. मियोसिस की भी दो स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो अब क्या होगा, ये जब करेंगे मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 में पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमैटिड स्प्लिटिंग नहीं होती, केवल क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है. तो रिजल्ट क्या होगा इसका कि हमारे पास दो सेल्स आ जाएंगे, एक ये, एक यहाँ क्रोमोसोम,
एक यहाँ क्रोमोसोम, और इस बार यहाँ पर आएंगे कैपिटल टी, और यहाँ पर आएंगे बच्चों स्मॉल टी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो सेल है इसकी प्लॉइडी क्या होगी, कि ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? यस, दिस सेल इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि अब हमारे जो क्रोमोसोम्स में वो पेयर में नहीं बचे, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हमारे पास पूरी गुंजाइश है कि क्रोमोसोम्स की भी क्रोमैटिड्स को हाफ कर दिया जाए, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, मियोसिस 1 के बाद आती है मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 में क्या होगा, क्रोमैटिड्स की स्प्लिटिंग। तो फाइनली हमारे पास 4 सेल्स आएंगे, 4 और वेट, इसमें आ जाएंगी एक क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स आ गई। अब इन क्रोमैटिड्स में अगर हम जीन के कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ के टूटने से यहाँ पे बचता है कैपिटल टी, और नीचे वाले के पास क्या मिलेगा बच्चों, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, है ना। ये जो 4 सेल्स बन रहे हैं, चारों के चारों सेल्स क्या है, हैप्लॉइड, एंड दिस ऑल 4 सेल्स आर नोन एज द, क्या बोलते हैं इनको हम, गैमीट्स। क्या बोलते हैं, गैमीट्स। तो तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा कि हर गैमीट्स के पास हमारे अलील पेयर में से कोई एक ही अलील प्रेजेंट है, या तो कैपिटल टी वाला है या फिर स्मॉल टी वाला है। तो इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स आर प्योर इन नेचर, क्योंकि उनके पास हर अलील कॉम्बिनेशन का केवल एक ही अलील प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो ये सारी कंडीशन किस टाइम पे होती है हमारी, मियोसिस के टाइम पे। मियोसिस के टाइम पे ही गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट्स फॉर्मेशन में क्रोमोसोम्स के साथ साथ हमारे जो अलील्स होते हैं उनका भी सेपरेशन हो जाता है। चलो, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट लॉ इज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली ये जो लॉ है ये आया है डाईहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड से ऊपर वाली क्रॉसेस के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन का। जैसे मान लो हमारे पास ये 2 पेरेंट्स हैं, ये एक मेल है ना, एंड मेल हैव कर्ली हेयर, और ये एक फीमेल है, फीमेल हैव स्ट्रेट हेयर, ठीक है। मेल के पास क्या है बच्चों, हम इनकी आईज का कलर करते हैं थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है, ब्राउन आईज है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की आईज कर लेते थोड़ी सी ब्लू, ठीक है। ये हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ठीक है। ये मेल और फीमेल है। अब मान लो जब इनकी मीटिंग हुई तो इनकी मीटिंग से बच्चा बना, ऑफस्प्रिंग बना। अब इस ऑफस्प्रिंग के पास हेयर आ गए कर्ली, और ये ऑफस्प्रिंग लड़की है, ठीक है। कर्ली हेयर आ गए, और आंखों का कलर क्या हो सकता है, ये यहाँ से कुछ भी जा सकता है। आंखों का कलर मान लो आ गया ब्लू, है ना, पॉसिबिलिटी है। या तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों में से किसी एक पेरेंट पे चला जाए, या कुछ नया ही आ जाए। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स चूज किए। एक क्या था, हेयर पैटर्न कर्ली है या स्ट्रेट है, और दूसरा आई कलर। तो अगर ऐसा होता कि कर्ली हेयर अगर ट्रांसमिट हुए हैं तो फादर की आई का कलर भी ट्रांसमिट होना चाहिए था, ऐसा तो यहाँ पर नहीं हुआ। यानी कि आई कलर और हेयर पैटर्न का जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कोई भी ट्रांसमिशन किसी दूसरे के ट्रांसमिशन में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर रहा। हेयर का पैटर्न जैसा भी आ जाए, आई का कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, कुछ भी आ सकता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बोलता है, जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है तो कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे के ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस नहीं देता। समझ में आया? क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? व्हेन
more than one characters are transmitted, then none character interferes with the transmission of another कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन हमें पता है कि ये लॉ जो होता है इसका एक्सेप्शन होता है। तो इस लॉ को थोड़ा सा ढंग से समझना, ये कब वैलिड होगा कब वैलिड नहीं होगा। अगर हमारा क्रोमोसोम है, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 और यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर, मान लो क्रोमोसोम नंबर 10। ठीक है, तो हमने मान लिया क्रोमोसोम नंबर 1 पर जीन था आई कलर का और क्रोमोसोम नंबर 10 पर जीन था हेयर पैटर्न का। जब हमारे जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं तो कहीं से भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन मान लो एक और कंडीशन है जहाँ पर क्रोमोसोम 1 पे ही थोड़ा सा दूर एक और जीन बैठा है हेयर कलर का, है ना। डिस्टेंस होने की वजह से अभी भी आई कलर और हेयर कलर के जीन में कोई दुश्मनी नहीं आएगी, अभी भी ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे। लेकिन मान लो ये सिचुएशन ए है, मान लो कि हेयर कलर का जीन बिल्कुल इसके बगल में आके बैठ जाए, ये हेयर कलर का जीन अब यहाँ पे पहुँच जाए, दिस इज सिचुएशन बी। तो ऐसे केसेस में इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन हो पाना मुश्किल बात हो जाती है। बेसिकली ऐसे समझ लो ये और ये अभी दूर दूर के फ्रेंड्स हैं, जब ये पास आ जाएंगे तो एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएंगे। अब बेस्ट फ्रेंड्स को दूर करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही बात है, जब भी हमारे दो जीन्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं एकदम पास हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं एक दूसरे से लिंक्ड जीन्स। और लिंक्ड जीन्स का इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन नहीं होता, इसी चीज़ को हम बोलते हैं लिंकेज। समझ में आया? मैंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड होगा अगर जीन्स या तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो या फिर अगर एक ही क्रोमोसोम पे है तो थोड़ा दूर दूर लोकेटेड हो। अगर पास पास लोकेटेड हो जाएंगे तो वो लिंक्ड हो जाएंगे और वो चले जाएंगे लिंकेज वाली प्रोसेस में, यानी कि उनका इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन नहीं होगा। समझ में आया? एक बार डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लो। When are transmitted, none of the character interferes with the transmission of other character। ऐसा कब कब नहीं होगा? जब या तो कैरेक्टर्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो या फिर सेम ही क्रोमोसोम में दूर दूर लोकेटेड हो। शाबाश। बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसी क्रॉस है जहां पर हम केवल एक ही कैरेक्टर के ट्रांसमिशन पे अपना पूरा फोकस रखते हैं। जैसे मान लो मेंडल ने, मोनोहाइब्रिड मतलब फॉर सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के लिए हम ट्रांसमिशन इसमें देख रहे हैं। तो एग्जांपल ले लो, प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट के लिए एक कैपिटल टी हो जाएगा, एक स्मॉल टी हो जाएगा, ये बनाएगा ड्वार्फ और ये बनाएगा टॉल। दो बात इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि मेंडल की पेरेंटल जनरेशन वाज ऑलवेज होमोजाइगस और उसके आउटकम से इसकी जो F1 बनती थी वो हमेशा हेट्रोजाइगस होगी। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं P यानी कि पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन में एक हो जाएगा कैपिटल टी एंड अनदर वन विल बी स्मॉल टी। कैपिटल टी विल बी योर टॉल एंड स्मॉल टी विल बी योर ड्वार्फ। अब बात करेंगे इन पेरेंट्स के गैमीट्स की। तो गैमीट्स में क्या हो जाएगा बच्चों, इनका आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। तो यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे दो टाइप के, एक आधे टाइप के पास कैपिटल टी होगा, आधों के पास भी कैपिटल टी होगा।
कैपिटल टी टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। यहाँ पर जब सेपरेशन होगा तो गैमीट्स बनेंगे स्मॉल टी टाइप के, है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि सेम होमोजाइगस कंडीशन है। अब मान लो इसके बाद बनती है इनकी F1 जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली जनरेशन। तो पहली जनरेशन के लिए क्या होगा, इन गैमीट्स का आपस में मीटिंग कराई जाएगी। तो वही है जैसे हमने पहले करा था, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी। तो तुम देख पा रहे हो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे हैं, ऑल आर हेट्रोजाइगस और फिनोटाइप क्या है, टॉल। सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल है, कोई भी ड्वार्फ नहीं है। तो मेंडल ने अभी यहाँ पे वो नहीं रुके, उन्होंने क्या कराया, ये जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं इनकी ही आपस में करा दी सेल्फिंग। तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन आएगी जहाँ पर मेंडल ने आगे क्या किया, मेंडल ने F1 जनरेशन को ही पेरेंट बनाया। तो क्या होगा, यहाँ पे दो टाइप के बच्चे बनेंगे, एक हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, टॉल। अब जब इनका बनेगा गैमीट तो इस वाले गैमीट से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आधे गैमीट्स के पास कैपिटल टी, आधे गैमीट्स के पास स्मॉल टी, नो डाउट। यहाँ पर भी आधे गैमीट्स के पास कैपिटल टी, आधे गैमीट्स के पास स्मॉल टी, ठीक है। F1 हमने बना ली। अब F1 की सेल्फिंग से जो जनरेशन आएगी दैट जनरेशन विल बी F2। F2 बनाने के लिए क्या होगा, कैपिटल टी, ओके। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, स्मॉल टी कैपिटल टी, एंड लास्ट में स्मॉल टी। यही कॉम्बिनेशन आ सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि कौन कौन टॉल बनेंगे, पहले तो हमें ये बताओ। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा, और ये वाला जो है बच्चों ये रह जाएगा ड्वार्फ। तो यानी कि यहाँ पर these three are going to be the tall and this one will be your dwarf, है ना, टॉलर ड्वार्फ। और ये किस रेशियो में, 3:1 में। ये कौन सा रेशियो है इनका, फिनोटिपिक रेशियो है। क्या है, टॉल है 3 और ड्वार्फ है 1। वहीं अगर मैं बात करूं जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो हमारे पास आ जाए, क्या आ जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स, सो दिस इज 1। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम्स, स्मॉल टी 1 टाइम्स। तो 1:2:1 is your genotypic ratio and 3:1 is your phenotypic ratio. I hope monohybrid cross is clear to you all. कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आराम से हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज फॉर 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आसानी से हो जाती है, कई बार हम फंस जाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो मैं कैरेक्टर्स चूज कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, राउंड सीड और दूसरा कैरेक्टर रिंकल्ड सीड, ठीक है। राउंड सीड के लिए मैं ले रही हूँ कैपिटल R, ये मैंने मान के चला डोमिनेंट है, तो दिस इज कैपिटल R एंड रिंकल्ड सीड इज स्मॉल r। दूसरा मैं सीड का कलर ले रही हूँ, येलो सीड कैपिटल Y एंड ग्रीन सीड विल बी योर स्मॉल y। तो मैंने 2 कैरेक्टर्स को पढ़ा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या क्या कैरेक्टर्स है, 2 कैरेक्टर्स क्या क्या है, एक तो सीड शेप और दूसरा कैरेक्टर क्या है, सीड कलर। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, डोमिनेंट
और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, रिसेसिव। ठीक है, तो चलो अब मजेदार तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पेरेंटल जनरेशन के बारे में। तो पेरेंटल जनरेशन बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्योंकि हम दो कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो दोनों ही कैरेक्टर्स का जीनोटाइप प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा पेरेंट क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो दिस पेरेंट विल बी राउंड येलो, इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। दिस पेरेंट इज गोइंग टू बी राउंड येलो। ठीक है, एंड जो दूसरे वाले पेरेंट है इट इज गोइंग टू बी रिंकल्ड ग्रीन। समझ में आ गए, दो टाइप्स के पेरेंट्स हो गए। अब जब इन पेरेंट्स के हम गैमीट्स बनाएंगे, वी आर गोइंग टू फॉर्म द गैमीट्स। तो गैमीट्स में अभी क्या हो रहा था, हम एक जीनोटाइप में से एक अलील ले रहे थे। अब हमारे पास जीन्स दो दो कैरेक्टर्स के लिए, तो दोनों कैरेक्टर्स के हम अलील्स लेंगे। तो जब यहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, दो टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे और वो भी सेम टाइप के, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही कॉम्बिनेशन है और हमने गैमीट्स में दोनों ही एलील्स को लेना है क्योंकि इस बार हम दो कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। इनकी मेटिंग के बाद क्या बनेगी, फर्स्ट फीमेल जनरेशन F1। F1 में कुछ नहीं करना, गैमीट्स का कॉम्बिनेशन कर देना है। तो सारी की सारी जो F1 होगी, ऑल F1 विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हेट्रोजाइगस। और ये वाली कंडीशन क्या आ रही है, राउंड येलो, यानी कि कैसा 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 कैसा, बोलो बोलो, ऐसा, राउंड येलो। ठीक है, तो सारी की सारी F1 जनरेशन हमारी कैसी आ गई है, राउंड येलो। अब बात करते हैं इसकी F1 जनरेशन के बाद सेल्फिंग कराने की। तो हमारी F1 के हमने क्रॉस कराया F1 इंटू F1, तो हमारे पास क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई। यानी कि अब हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों राउंड येलो पेरेंट्स हैं और ये हम क्या करा रहे हैं, इसकी सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के बाद अब हम बना रहे हैं इनके गैमीट्स। कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है। मैं किसी एक पेरेंट का गैमीट बना के तुम्हें सिखा देती हूँ। जैसे ये है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि गैमीट्स में क्या क्या अलील का कॉम्बिनेशन आ जाए, उस चीज़ को ध्यान से समझना। हो सकता है कि एक अलील के पास कैपिटल आर आ जाए एक का और दूसरे का कैपिटल वाई आ जाए, या फिर कैपिटल आर आ जाए दूसरे का स्मॉल वाई आ जाए, या फिर स्मॉल आर आ जाए दूसरे का कैपिटल वाई आ जाए, या फिर स्मॉल आर आ जाए और दूसरे का भी स्मॉल वाई आ जाए। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों ही पेरेंट्स के लिए, चाहे वो पेरेंट ये हो, एक सेकेंड, चाहे वो पेरेंट ये हो चाहे वो पेरेंट ये हो, ये चार टाइप के ही गैमीट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं ये, गैमीट्स। क्या क्या गैमीट्स बन रहे हैं बताओ, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार टाइप के हमारे गैमीट्स हैं और इन चार गैमीट्स का यूज करके नाउ वी हैव टू मेक द डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर योर F2 जनरेशन। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, अभी तक क्या कर रहे थे, दो टाइप के गैमेट्स को तुम फ्यूज करा रहे थे। अब तुम्हारे पास चार इस पेरेंट के हैं, चार इस पेरेंट के हैं। अगर तुम वैसे ही मेथड से क्रॉस कराए तो थोड़ा सा हसल अप हो जाएगा। इसलिए एक नए साइंटिस्ट आए, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट, जिन्होंने पुन्नेट स्क्वायर का कंसेप्ट दिया था। पुन्नेट स्क्वायर से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है गैमीट्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, या जो बच्चा बन रहा है उसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो पुन्नेट स्क्वायर में हम क्या यूज़ करते हैं,
एक तरफ उन्होंने लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक टाइप के पेरेंट्स के गैमीट्स, मान लो मैंने अज्यूम कर लिया है फीमेल गैमीट्स है। मेल गैमीट्स अगर मैं लिखूँ इस साइड तो वो भी सेम, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। केवल मुझे बैठ के मत देखना, तुम भी अपनी कॉपी में इन सारी चीज़ों को लिखो कि क्या क्या क्रॉस बनेंगे। मैं इधर लिखती हूँ, तुम अपनी कॉपी में लिखो। चलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद लास्ट लाइन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन वी हैव स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेरा तो ये जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बना है, चेक करो तुम्हारा भी सेम बना या नहीं बना। अब देखते हैं इसका प्रोबेबल फिनोटाइप क्या निकल के आया है। चलो, तो ये वाला सीड कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। दिस इज राउंड येलो क्योंकि वाई डोमिनेट करेगा, राउंड येलो, यहाँ पर राउंड येलो, ये क्या हो जाएगा, राउंड लेकिन कैसा, ग्रीन। सो दिस विल बी राउंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, राउंड येलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड लेकिन कैसा, ग्रीन। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन अगेन राउंड येलो। अब यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड येलो, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, रिंकल्ड येलो। यहाँ पर ये क्या है, रिंकल्ड अगेन येलो। इसके बाद यहाँ पर राउंड येलो, इसके बाद यहाँ पर राउंड लेकिन कैसा, ग्रीन। सो दिस विल बी लाइक दिस। देन यहाँ पर क्या है, ये रिंकल्ड येलो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये रिंकल्ड ग्रीन। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे टोटल फिनोटाइप निकल के आए हैं। अब तुम मुझे अगले पेज में बताओगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है यहाँ पे फिनोटाइप की। तो तुम देख पा रहे हो राउंड येलो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है हमारे, 9 हमारे राउंड येलो 9। इसके बाद तुम देखो राउंड येलो हो गया, ग्रीन येलो 1 2 एंड 3, ग्रीन येलो, दीज आर 3। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, राउंड एंड रिंकल, 1 2 3, राउंड रिंकल्ड कितने हैं, 3। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बचती है, रिंकल्ड ग्रीन कितना है हमारे पास, केवल एक। दिस इज सॉरी, ये राउंड रिंकल्ड नहीं, राउंड ग्रीन है। राउंड ग्रीन। एक सेकेंड बच्चों, ये सब गड़बड़ हो गए यहाँ से, दोनों कलर लिख दिए थे मैंने, रुको। राउंड येलो था, ठीक है, राउंड येलो था, उसके बाद ग्रीन येलो था, ग्रीन राउंड था, बोली गलत रही हूँ। राउंड ग्रीन कितने थे ये,
3, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था मैम, हमने देखा था रिंकल्ड येलो, ठीक है। क्या देखा था, रिंकल्ड येलो, येलो येलो, ये कितना था 3। और लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बचता है, रिंकल्ड ग्रीन, क्या बचता है, रिंकल्ड ग्रीन, और ये कितना है, केवल 1। तो ये जो हमारे पास रेशियो निकल के आया है 9:3:3:1, दिस रेशियो इज योर, कौन सा रेशियो है ये, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो में तो मैं रटवा भी सकती हूँ, बट मैं तुम्हें निकाल के दिखाती हूँ कि वो जीनोटिपिक रेशियो कैसे आया है। बात कर रहे हैं हम किसकी, जीनोटिपिक रेशियो की, ठीक है। तो हमें ये ढूंढना है कि क्या क्या पॉसिबल हमारे पास जीनोटाइप्स है, और जो जीनोटाइप्स आएंगे उनको हम कट करते जाएंगे। तो सबसे पहला जीनोटाइप है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स। इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितनी बार आ रहा है, एक बार कैपिटल आर, कैपिटल आर, उसके बाद दूसरी बार, और फिर कहीं आ रहा है कैपिटल आर, कैपिटल आर, नहीं आ रहा। सो दिस इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, 2 टाइम्स। और क्या हो रहा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, नहीं। सो दिस इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, देखो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, पूरा का पूरा डायगोनल ही इस चीज पे बेस्ड है ना। तो ये वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। इसके बाद और क्या कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये भी हो गया हमारा ओनली 1 टाइम, सिंगल टाइम रिपीटेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, 2 टाइम्स, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और नहीं हो रहा, 2 टाइम्स। इसके बाद हमारे पास बचता है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, केवल एक बार, ठीक है। देन वी हैव स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार और 2 बार, 1 and 2, ठीक है। और लास्ट बचता है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो ये हो रहा है 1 टाइम्स। तो देखो हमारे सारे ब्लॉक्स कवर अप हो गए जो अपने आप को रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ से हमने देखा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है। पहले तो मैं तुम्हें जीनोटाइपिक रेशियो लिख के दिखा देती हूँ। ये पूरा ब्लॉक जीनोटाइपिक रेशियो के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं तुम्हें रटना सिखा दूंगी कि जीनोटाइपिक रेशियो को कैसे रटना हो, कितना ही ज़्यादा ये आसान है। कुछ नहीं करना, तुम्हें 2 बार तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो, और 1 टाइम क्या करना है तुम्हें उसको डबल, यानी कि कुछ ऐसे। पहले लिखो 1:2:1, जो हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो था, उसका इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2:4:2, वापस से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 1:2:1। तो टोटल यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, वेरी गुड। 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 बार, 1 2 3 4।
तो इस तरीके से हमने बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस का पूरा डायसेक्शन कर दिया कि कैसे फिनोटाइपिक रेशियो आया और कैसे जीनोटाइपिक रेशियो आया और कैसे तुम्हें जीनोटाइपिक रेशियो को याद करना है। कुछ नहीं करना, एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो लिखा, फिर उसको डबल कर दिया, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो दोबारा से लिख दिया। आया समझ में? अब शुरुआत होती है कुछ क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस बच्चों ये हैं कि पहली बात, हाउ मैनी पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ? इन हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग्स आर heterozygous for both locus। उसके बाद homozygous for both locus। उसके बाद heterozygous for सिंगल लोकस। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे अभी बताने हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, और अभी मैं तुम्हारे सामने डायहाइब्रिड क्रॉस दोबारा से ला रही हूँ, उसमें इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितने पेरेंटल एंड कितने रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स हैं। नाम से ही पता चल रहा है पेरेंटल मतलब वो ऑफस्प्रिंग्स जो बिल्कुल हूबहू पेरेंटल जनरेशन से मिल रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जिनमें कोई नया कॉम्बिनेशन आया। फिर बोल रहा है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ लोकस, होमो फॉर बोथ लोकस एंड हेट्रो फॉर सिंगल लोकस। तो अब तुम्हारे सामने लाइफलाइन ये रही, बताओ कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेट्रोजाइगस है दोनों लोकस के लिए। टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। एक चीज और ऐड कर देती हूं, तो मैं ये मुझे बताना है जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली। पेरेंटल जनरेशन से तुम्हें चेक करना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर जीनोटिपिकली देखो, पेरेंटल जनरेशन जो कि तुम्हारी क्या थी, ये वाली। पेरेंटल जनरेशन से कितने जीनोटाइप्स मैच कर रहे हैं, एक ये वाला सेगमेंट और एक ये वाला सेगमेंट। सो जीनोटिपिकली ओनली कहाँ है हम, जीनोटिपिकली यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ क्यों, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। जीनोटिपिकली 2 पेरेंटल और 16 में से 2 गए तो 14 रिकॉम्बिनेंट। वही अगर मैं बात करूँ फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली मतलब कि क्या होना चाहिए, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पेरेंटल, और 6 हमारे क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी आर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ लोकस। बच्चों होमो 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 ये दिख रहा है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ लोकस, यहाँ भी हेट्रोजाइगस और यहाँ भी हेट्रोजाइगस, है ना, हो रहा है ना। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं करके बताती हूँ। ये पूरा का पूरा देखो, ये वाला डायगोनल
ये पूरे के पूरे डायगोनल में तुम देख पा रहे होंगे कि दोनों जीन लोकस एक दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी जीन लोकस नहीं दिख रही होगी जो दोनों ही पोजीशन के लिए हेट्रोजाइगस है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस फॉर बोथ लोकस क्या है, कितने हैं? 4। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमोजाइगस फॉर बोथ लोकस। इसमें दोनों लोकस के लिए होमोजाइगस क्या है, तो ये भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। होमोजाइगस 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 होमोजाइगस, इंडिविजुअल के लिए देखना है कि वो होमोजाइगस है या नहीं है। तो ये वाला जो पूरा डायगोनल है ये क्या है? होमोजाइगस फॉर बोथ लोकस। ये एक तरीके से तुम्हारी ट्रिक भी है चेक करने के लिए कि तुमने डायहाइब्रिड क्रॉस सही बनाई भी है या नहीं बनाई है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4। इस चीज को तुम घर पे दोबारा करोगे क्योंकि कल हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, कैसे नीट में इस चीज का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल लोकस। है वो हेट्रोजाइगस है सिंगल लोकस के लिए, एक लोकस के लिए हेट्रोजाइगस, एक के लिए हेट्रोजाइगस, या उल्टा भी बोल लो, होमोजाइगस फॉर सिंगल लोकस, होमोजाइगस फॉर सिंगल लोकस, होमोजाइगस फॉर सिंगल लोकस। तो कितने बच गए ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? सो हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस फॉर सिंगल लोकस विल बी 8। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और देख लो टोटल भी कितना आ रहा है हमारा? 16। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पर्सपेक्टिव एंड फॉर योर कंसेप्चुअल नॉलेज। टेक अ स्क्रीनशॉट और पेन इट डाउन ऑन योर नोटबुक। क्लियर? चलो इसके बाद बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। मान लो मैं ऐसे सड़क पे चल रही हूँ आराम से, है ना, लहराते हुए जा रही हूँ और मुझे दूर से दिख गया एक टॉल प्लांट, लेकिन मुझे जानना है कि टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या रहा है, क्या ये हेट्रोजाइगस टॉल है या फिर ये होमोजाइगस टॉल है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम करते हैं बच्चों टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को समझने के लिए हम पहले समझेंगे बैक क्रॉस। रुको नेक्स्ट स्लाइड पर बताती हूँ, पहले हम समझेंगे बैक क्रॉस। नाम से पता चल रहा है बैक मतलब पीछे जा रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी F1 जनरेशन की क्रॉस अपने पेरेंटल जनरेशन से कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम बैक क्रॉस, यानी कि क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड पेरेंटल जनरेशन। अब ये जो टेस्ट क्रॉस है बच्चों, बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस के वी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट इज आउट क्रॉस एंड सेकेंड वन इज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो हम आउट क्रॉस में क्या करते हैं, F1 के क्रॉस एक डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं और टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं। सो हियर F1 is crossed with a dominant parent and here F1 या फिर F2 की भी क्रॉस करा सकते हो, F1 is crossed with a recessive पेरेंट। ठीक है, अब बात आती है कि दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों हम ये करा रहे हैं। तो यहां पर हम चाहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ सुपीरियर कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स इन फॉलोइंग जनरेशंस। यानी कि बच्चों इस F1 के आगे जो जनरेशन्स आएंगी उसमें हमारे जो डोमिनेंट पेरेंट था जिसके कैरेक्टर्स हमें बहुत सुपीरियर लगे थे, वही कैरेक्टर का ट्रांसमिशन चाहिए, तो हम क्या कराएंगे, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। लेकिन टेस्ट क्रॉस किसी चीज़ का टेस्ट ले रहे हो, सो दिस इज डन टू नो जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। कैसा जीनोटाइप पता करना है, वेदर इट इज, क्या है क्वेश्चन मार्क हमारे पास, कि वो डोमिनेंट तो है लेकिन होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, इस चीज़ का हमें पता लगाना है। चश्मा लगा दिया, डिटेक्टिव माइंड एक्टिवेटेड।
तो पता लगाने के लिए हम कौन सी क्रॉस करते हैं? टेस्ट क्रॉस। समझ में आई बात? तो चलो अब टेस्ट क्रॉस के बारे में भी समझ लेते हैं। मान लो प्लांट, ठीक है। अब ये टॉल प्लांट दो ही कंडीशन में टॉल हो सकता है, या तो इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी, या फिर इसका जीनोटाइप रहा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो हम टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? इसकी क्रॉस कराते हैं एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। इट इज क्रॉस्ड विद ए रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। ये पेरेंट है और ये ग्रीन वाला जो है, ओहो रुको, स्मॉल टी, ये क्या है? पेरेंट। अब कैसे क्रॉस होगी उसको ध्यान से समझना। यहां पर कुछ नहीं करो, पुन्नट स्क्वायर बना लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक तरफ पेरेंट के गैमीट्स लिखे स्मॉल टी, एक तरफ बच्चे के गैमीट्स लिखे, क्या लिखे? कैपिटल टी। हमने पुन्नट स्क्वायर यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बना के हमें क्या मिला? एक तरफ पेरेंट के रख दिए स्मॉल टी, और एक तरफ बच्चे के गैमीट्स रख दिए विच कम्स आउट टू बी कैपिटल टी। अब क्रॉस कराने के बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इस क्रॉस से तुम्हें दिख रहा है दैट ऑल आर टॉल, यानी कि 4:0 का तुम्हें रेशियो दिख रहा है। 4 टॉल है तो 0 ड्वार्फ है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखता है उसे देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इस वाले क्रॉस में हमें तो दिख रहा है कि मैम ये वाले जो थे ये अलग है, और ये जो नीचे वाले हैं ये अलग है। ऊपर वाले क्या है बच्चों? जीनोटाइप क्या है इनका? ऊपर वालों का है टॉल और नीचे वालों का है ड्वार्फ। यानी कि टॉल और ड्वार्फ का रेशियो देखें तो वो क्या आ रहा है? 1:1। और तुमसे अगर कोई भी टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछे जीनोटिपिकली या फिनोटिपिकली, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर 1:1, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला। तो ये वही वाला पोर्शन है, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, ठीक है। जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल W या कैपिटल W स्मॉल w। फिर इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया और फिर ये आउटकम निकला। 1:1 रेशियो इंडिकेट करता है। 1:1 रेशियो यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है कि ये जो अननोन प्लांट था इसका जीनोटाइप कैसा था? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और अगर 4:0 रेशियो आ रहा है तो यानी कि इस पेरेंट का जीनोटाइप क्या था? होमोजाइगस डोमिनेंट। बात समझ में आई क्या? मजा आया क्या? हाँ, समझ में आ गया? शाबाश। ये हो गया हमारा बैक क्रॉस। दिस इज योर टेस्ट क्रॉस। बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो देखो, ये थ्योरी बच्चों दी थी सुट्टन एंड बोवेरी ने। इस थ्योरी को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको अच्छे से समझो। मैंडल ने अपने काम को पब्लिश किया था 1865 में, ठीक है। 1856, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 में पब्लिश किया, लेकिन इसको 1900 तक किसी ने भी वैल्यू नहीं दी। रीजन तुम्हें भी पता है, रीजन हमें भी पता है। 1900 में डीवरेस, कोरिन्स एंड वॉन शर्मैक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली मैंडल की ही रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया, ठीक है। मैंडल जो काम करके चला गया था उन्हीं काम को रीडिस्कवर किया और तब पता चला कि मैंडल उस टाइम पे बिल्कुल सही बोल रहा था, ठीक है। 1902 में फिर क्या हुआ? वॉल्टर सुट्टन एंड थियोडर बोवरी ने क्रोमोसोमल मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। किस टाइम पे? मियोसिस के टाइम पे। और अपनी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला दैट जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन क्रोमोसोम, जिनको हम क्या नाम देते हैं? जीन लोकस। बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स बोथ अकर इन पेयर, बिल्कुल सही बात है। जैसे क्रोमोसोम्स ऐसे पेयर में होते हैं, वैसे जो हमारे जीन्स हैं ये भी पेयर अप में होते हैं, है ना। अलील
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स ड्यूरिंग मियोसिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये जो एक सेल में पेयर्ड क्रोमोसोम है जहां पर एक यही ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की बात ध्यान से सुनना, ये होमोलोगस इसलिए होते हैं बिकॉज सेम जीन लोकस, यानी कि अगर यहाँ इस क्रोमोसोम में हाइट का जीन है तो उस वाले क्रोमोसोम में भी उसी पोजीशन पे हाइट का जीन होगा, इसीलिए इनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स क्रोमोसोमल नंबर टू डिप्लॉयड कंडीशन। सीधी सी बात है, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, जब अपना फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, क्रोमोसोम्स सैग्रीगेट एज वेल एज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि बिल्कुल सही बात है। मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स का भी सेपरेशन होता है और क्रोमोसोम्स भी एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं, है ना। किसी भी पॉइंट से तुम लोग डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हमने कहाँ पढ़ा था, एक सेकेंड रुको, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही बात तो पड़ी थी ना कि क्रोमोसोम्स पेयर में है, जीन्स पेयर में है, सेपरेट हो रहा है तो क्रोमोसोम भी सेपरेट हो रहा है और उनका अलील्स भी सेपरेट हो रहा है। तो यही क्रोमोसोमल थ्योरी है जो सुट्टन एंड बोवेरी ने बाद में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से दी थी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, ये एनसीईआरटी पूछ रही है कि कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा जीन है, तुम लोग डिसाइड करके मुझे बताओगे। पहले हम इनके पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जीन्स हो या क्रोमोसोम्स हो, दोनों के दोनों पेयर में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एक पेयर और ये एक पेयर, कोई भी मान लो जीन है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मान लो, कुछ भी हो गया, ठीक है। सैग्रीगेट्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। इस तरीके से सैग्रीगेशन होता है कि हर पेयर का कोई एक ही काउंटर पार्ट गैमीट में आता है, बिल्कुल सही बात है। segregates at gamete formation and only one of the each pair is transmitted to the gamete, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है independent pairs segregates independently of each other, one pair segregates independently of each other। तो बेटा अभी तक की सारी लाइन सब लगभग सेम थी, थोड़ा सा हम फंस सकते हैं इस लाइन पे, इंडिपेंडेंट पेयर्स। तो मुझे ये बताओ कि नेचुरल कंडीशंस में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, जीन्स भाई जीन्स तो लिंक्ड भी हो सकते हैं ना, लेकिन क्रोमोसोम्स तो लिंक्ड नहीं होते हैं। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट, यानी कि ये सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये वाली बात की गई है जीन्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं दैट ए सेगमेंट इज फॉर द क्रोमोसोम्स एंड बी सेगमेंट इज फॉर द जीन्स। नो डाउट अलग अलग जगह देखोगे तो इस चीज के ऊपर बहुत हसन मचा रखी है, किसी ने किसी को कुछ बोल रखा है, किसी ने किसी को कुछ बोल रखा है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट, तो बेटा ये जीन्स के लिए तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि जीन्स तो कभी कभी लिंक्ड भी हो सकती हैं, बट क्रोमोसोम्स कभी लिंक्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेशन किसके लिए यूज किया गया है, हमारा क्रोमोसोम्स के लिए। क्लियर है। बाकी ये दोनों के बीच में पैरेलल नेचर शो हो रहा है, इसलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी, सुट्टन एंड बोवेरी ने। यहां पर एनसीईआरटी का ये डायग्राम है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है उस चीज को तुम अच्छे से समझना। मान लो ये है क्रोमोसोम 1 का पेयर और ये है क्रोमोसोम 2 का पेयर, ठीक है। जब एनाफेज होगा दोनों में तो पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा, ठीक है। और जब उसका मियोसिस 2 होगा तो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा। कैसे दिखाया मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो अभी क्या है, ये मियोसिस 1 का एनाफेज है। मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स है, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स है तो एक क्रोमोसोम का पेयर ये हो गया, एक क्रोमोसोम का पेयर ये हो गया। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम्स बचेंगे, ठीक है। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद उनकी एनाफेज 2 आएगी तो अब तो क्रोमैटिड्स का ही सेपरेशन, तो एक क्रोमोसोम 1 की क्रोमैटिड्स हो गई और एक क्रोमोसोम 2 की क्रोमैटिड्स होंगे, दोनों सेपरेट हो गई। और दोनों के सेपरेशन के बाद हमारे गैमीट्स में सारे क्रोमोसोम्स का एक एक क्रोमैटिड मिल रहा है।
अब इस वाले पोर्शन में क्या किया है, क्रोमोसोम्स की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया और फिर देखा है कि सेम सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तुम्हें दिख रहा होगा चाहे क्रोमोसोम्स की ये पोजीशन हो चाहे क्रोमोसोम्स की ये पोजीशन हो, एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम, कि हमारे जो गैमीट्स हैं उनके पास हर क्रोमोसोम की एक एक क्रोमैटिड आ रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर हुआ? इसके बाद लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं सोच रही हूँ इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे विद द डिटेल्ड क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जेनेटिक्स के अलग अलग कंसेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? दिस डायग्राम इज ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इन्होंने, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। क्या हुआ था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो किसने दी थी? सुटन एंड बोवेरी ने। लेकिन इस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। किस चीज पे काम करके? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को ही क्यों चूज किया, उसका भी रीजन था। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटी होती है। इसमें तुम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अच्छे से देख सकते हो, यानी कि आंखों से ही मेल और फीमेल क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। दोनों के अंदर जो विजिबल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, और लैब कंडीशन में इनको आसानी से कल्चर भी किया जा सकता है। रीजन क्या रीजन थे टू चूज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर? सबसे पहले शॉर्ट लाइफ साइकिल, दूसरा इजीली कल्चर्ड इन लैब, ठीक है, तीसरा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, easily visible contrasting कैरेक्टर्स। इजिली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट थे, जिस वजह से थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को चूज किया था। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि थॉमस हंट मॉर्गन के ही स्टूडेंट ने कैसे अपने नॉलेज को यूज किया था पता लगाने के लिए कि हमारे जो पूरे डीएनए है उसमें जीन्स किस किस तरीके से लोकेटेड है, यानी कि द आइडिया ऑफ जेनेटिक मैप वाज गिवन बाय द थॉमस हंट मॉर्गन स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुअर्ट विट। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, चाहे वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रही हो, चाहे वो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस रहा हो, चाहे वो तुम्हारी डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूरा डाइसेक्शन रहा हो, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस रहा हो या रहा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसलिए जब मैं अब कल क्वेश्चंस कराऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड तो तुम आसानी से कर लोगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू सून।